हम इस वक्त कभी मुगलों की राजधानी कही जाने वाली आगरा में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। सामने आपको आगरे का लाल किला भी नजर आएगा। ये मुगलों ने बनवाया था, ये ताज नगरी, लाल किले की नगरी। यहाँ पर मतदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले चरण में यहाँ मतदान हो रहा है। यहाँ पर 9 सीटें हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा जिला जिसमें 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2017 में 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। ये इस पुराने शहर में कहा जाए तो समाजवादी पार्टी को कभी कुछ ज्यादा मिला नहीं, मिला तो मिला बसपा को, बहुजन समाजवादी पार्टी को। हमारे सहयोगी नसीम भी हमारे साथ हैं, इनसे भी समझेंगे, जानेंगे। 2017 में जैसा हमने बताया बीजेपी ने सब कुछ यहाँ पर जीत लिया था, सारी 9 सीटें जीती थी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित वोटर हैं। नसीम, कितने दलित वोटर हैं यहाँ पर? यहाँ करीब 7.5 लाख के आसपास दलित वोट है, जो बड़ा मतलब बहुत महत्वपूर्ण रखता है, मायने रखता है वो, क्योंकि इसके पीछे तर्क है कि दलितों की राजधानी को जो कहा जाता है वो ऐसे नहीं कहा जाता, क्योंकि इसने रिजल्ट दिए हैं। यहाँ पर 2007 में भी रिजल्ट दिए हैं, 2012 में भी रिजल्ट दिया है, और आज जो 2022 का चुनाव हो रहा है, 2017 की हम बात करें तो 17 में तो मोदी फैक्टर चल रहा था, तो एक बड़ा एक रैला था कि मोदी का नाम चल रहा था, मोदी पर वोट चल रहा था। लेकिन इस बार जो आप देख रहे हैं कि हम कई जगह गए, वो फैक्टर तो नजर कहीं नहीं आ रहा है। मोदी की लहर लहर नहीं है, इसलिए जो कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आपको बताएं बीएसपी को कहीं से सबसे ज्यादा उम्मीद है तो वो आगरा से ही है, क्योंकि 7 सीटें 2012 में यहाँ से जीती थी बहुजन समाजवादी पार्टी ने। 6 सीटें 2007 में 7 सीटें जीती थी और 2012 में 6 सीटें जीती थी, और समाजवादी पार्टी को यहाँ कुछ मिला नहीं था। समाजवादी पार्टी और लोकदल ने यहाँ पर प्रत्याशी दिया है, सारी सीटों पर बराबरी लड़ाई है। आपको लग रहा है यहाँ पर बेबी रानी मौर्य भी लड़ रही है आगरा ग्रामीण से, उनके आने से दलित वोटों में कुछ फर्क पड़ेगा? बीजेपी जो अपनी सोशल इंजीनियरिंग करनी चाहती है, बेबी रानी मौर्य कभी अपने आगे जाटव नहीं लगाती थी, लोगों को ये ना भ्रम हो जाए कि मौर्य है, ओबीसी है, तो उन्होंने आगे जाटव लगवा दिया, लोगों को पता लगा कि नहीं ये जाटव संप्रदाय की है। वो जाटव लगाने के पीछे एक अलग है कि आगरा में दलितों में जाटव की जो आबादी है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आबादी है, जाटव समाज की आबादी है। लेकिन लगता नहीं कि बेबी रानी मौर्य के आगे जाटव लगने के बाद उनको कोई जाटव वोट पे इतना फर्क पड़ने वाला है। हाँ, हो सकता है जिस परिवार से वो आती है उस परिवार का वोट उनको बीजेपी को ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि बेबी रानी मौर्य जो है वो जो है जाटवों का वोट ट्रांसफर करा सकती हैं, जो ट्रांसफर करा सकती हैं। लेकिन अभी हम सौरभ देखो, हमारे सामने हम चल रहे हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे लाल किला है और राइट साइड पे ताजमहल है। ताजमहल दिख नहीं रहा, कोहरे की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा है, ताजमहल है सामने, वो दिख नहीं रहा है। तो आगरा जो है ना, आगरा का जो भौगोलिक और जो जमीनी वो है आगरा का बड़ा अजीब है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आगरा में वैश्य समाज की भी राजधानी कहा जाता है, वैश्यों का बड़ा गढ़ है आगरा के अंदर। तो ये यही वजह है कि हम जिस सीट पर चल रहे हैं ये आगरा दक्षिण विधानसभा है। यहाँ से लगातार 2 बार बीजेपी के एमएलए जो है योगेंद्र उपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने बसपा के जुफिया भुट्टो को करीब 58,000 वोट से उन्होंने हराया था, 1,11,000 वोट लाए थे। एक बात और भी है कि पिछली बार 2017 का चुनाव है जिसमें बीजेपी के 9 विधायक जीते हैं, उनका विधायक का अंतर, जो जीत का अंतर था वो 50,000, 40,000, 90,000 तक रहा है। लहर थी। तो वो लहर इस बार नजर नहीं आ रही है, लेकिन संघर्ष है। हम ये भी नहीं कह सकते कि इस बार बीजेपी जो है 9 की 9 सीट जीत जाएगी। 3 सीटों पर बीजेपी का बड़ा संघर्ष देखने को लग रहा है। आगरा ग्रामीण में बहुत संघर्ष है, त्रिकोणीय संघर्ष मुकाबला है, जहाँ पर बीजेपी ने बेबी रानी मौर्य को उतारा है, और वहीं आरएलडी और समाजवादी गठबंधन से महेश जाटव भी चुनाव मैदान में है। और जो प्रभा केसरी है, किरण प्रभा केसरी, वो भी बसपा ने वहां उनको उम्मीदवार बनाया। हमारा सवाल ये है नसीम कि बसपा को वोट मिला 2007 में, मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग की थी, तो उसने उनको वोट मिल गया, ठीक है। उनके साथ ब्रजेश पाठक, सतीश मिश्रा जैसे लोग भी थे, जो आधे लोग बीजेपी में चले गए। उनके पास स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, ओबीसी भी थे, सिर्फ दलितों के आधार पर नहीं। तो आपको दलितों के अलावा, जाटवों के अलावा मायावती को वोट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो मुसलमान है उनका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा है इस बार पूरे प्रदेश में। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लड़ाई बड़ी त्रिकोणीय हो, 7 लाख है दलित वोटर, लेकिन निर्णायक नहीं है। आपको लगता है निर्णायक है वो? बिल्कुल ठीक कहा, निर्णायक इस बार जो आप 2022 का जो सिनेरियो देख रहे हैं उसमें जाटव समाज का वोट निर्णायक भूमिका में क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे वजह साफ है कि इस बार मायावती ने जो प्रत्याशी चुने हैं, उतारे हैं,
प्रत्याशी दमदार, मैं कह सकता हूँ दमदार प्रत्याशी नहीं है। कोई ऐसे चेहरे नहीं है जिन पर लोग दाव लगा सकते हैं। कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर जो अपने समाज का खुद वोट ला करके और दलित वोट ला करके जीत हासिल कर सके। इस तरह के चेहरे भी इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतारे हैं। और कई चीज है, बसपा के अंदर भी ये विरोध उठ करके आया कि बसपा ने भी कई लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो इनका बसपा से कभी ताल्लुक रहा ही नहीं था। वो बसपा से पहले करती आई है। बसपा में ऐसे लोग, नए लोग आते हैं, टिकट पाते हैं, विधायक बन जाते हैं। तो ये हमारे दाहिने हाथ में लाल किला दिख ही रहा है। यहीं से शाहजहां, जब उनको औरंगजेब ने नजरबंद कर दिया था, तो इसी झरोके से वो ताजमहल को निहारते थे। और यहाँ से ही पूरे आगरा में ताजमहल साफ सुथरा दिखाई देता है। हम नहीं दिखा पा रहे क्योंकि कोहरा है। लेकिन जैसे नसीम बता रहे थे कि मायावती का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं है। इन कुछ सीटों में बहुत जबरदस्त लड़ाई हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि फतेहाबाद सीट है, वहां से रूपाली दीक्षित मैदान में है। समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया। उनके पिता बाहुबली 70 मुकदमे हैं, वो भी बीजेपी को अच्छा टक्कर दे रही है। ब्रजेश चाहर हैं फतेहपुर सीकरी में, जाट है, वहां जाट है। तो ये लग रहा है इस बार की यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो हमेशा खाली हाथ रह जाती थी। एक सीट आप बता रहे थे कि 2002 में, 2012 के अंदर समाजवादी पार्टी को राया अर्दमन सिंह के रूप में बीजेपी चले गए। हाँ। और अखिलेश जी की सरकार में, वो अखिलेश की सरकार में मिनिस्टर भी रहे थे, कैबिनेट मंत्री रहे थे। अब भाषण उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। लेकिन एक बात, जैसे आपने कहा फतेहाबाद की बात करें, फतेहाबाद जो है विधानसभा, रूपाली दीक्षित जो है एक बाहुबली की बेटी है। अशोक दीक्षित एक नाम रहा है और उनको उम्र कैद की सजा है। आजकल जेल में है। वो करीब 77 मुकदमे हैं उनके ऊपर। हत्या के मुकदमे हैं, अपहरण के मुकदमे हैं और बहुत सारे मुकदमे हैं, फिरोजाबाद, आगरा के मुकदमे हैं। लेकिन रूपाली इस सब चीज को डिनाई करती है। वो कहती है मेरा पढ़ाई पढ़ी लिखी है, बिल्कुल विदेश से पढ़ के आई है, दुबई नौकरी कर रही थी, नौकरी छोड़ करके आई है। तो ये सब चीज का फैक्टर एक है। तो रूपाली ने इस बात को, परसों हमारी बात हुई थी, कल भी बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये मेरे पिताजी का जो आप बाहुबली वाला रूप कर रहे हैं, मेरे साथ वो सब चीज नहीं है। मेरा पूरी जनता है। उन्होंने एक ऐप भी बना दिया है, सौरभ बताया आपको, एक ऐप बनाया है फतेहाबाद की जनता के लिए कि वो अगर विधायक बनती है या नहीं बनती है, वो उस ऐप पर अवेलेबल रहेंगी उनकी जनता के लोगों की सुविधा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने समझा आगरा की राजनीति, सियासत, 9 सीटें 9 की 9 बीजेपी के पास है। समाजवादी पार्टी को 2017 में कुछ नहीं मिला, 2012 में 1 सीट मिली, 2007 में भी यहाँ पर उनको कुछ नहीं मिला था। तो समाजवादी पार्टी और लोकदल को काफी उम्मीदें आगरा से, बहन जी को भी बहुत उम्मीदें हैं और बीजेपी के लिए तो सब कुछ दांव पे लगा है क्योंकि 9 की 9 सीटें हैं। तो 10 मार्च को तय होगा। लेकिन फिलहाल पूरे आगरा में शांति के साथ मतदान चल रहा है। सहयोगी विनीत के साथ आगरा में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।